बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन के अंदर जो आपका पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। सीएमए फाउंडेशन के अंदर आपका जो पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसका बिल्कुल स्टार्टिंग आज फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आपको 5 मॉड्यूल दिए गए हैं। मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। इन पांचों मॉड्यूल के अंदर आपके इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया गया। हालांकि कहने के लिए ये 5 मॉड्यूल हैं, पहले आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि आपका कोर्स है कैसे। कहने के लिए ये 5 मॉड्यूल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ही लेवल पर यूनिट्स को ऐड करा गया है। ठीक है, कभी कोई बच्चा सोच रहा है 5 ही मॉड्यूल है, अरे नहीं भाई, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स डाले गए हैं, तो वो हमें एक एक करके पढ़ना है। अभी हम मॉड्यूल 1 से शुरू कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप बुक के कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि इंस्टीट्यूट जो आपको बुक दे रहा है उसको कैसे फॉलो अप करनी है। मॉड्यूल 1 में आपका यूनिट्स नंबर 1.1 है, ठीक है, फिर यूनिट नंबर 1.2 आएगा, मतलब एक ही मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे यूनिट्स बना रखे हैं। खैर वो सारी बातें छोड़ दीजिए, लेक्चर 1 है आज, आपको कुछ नहीं करना है। जिस दिन यूनिट 1 पूरा खत्म होगा मैं आपको डिक्लेयर करूंगा, काफी सारे लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि इस 5 यूनिट को खत्म करने में बेटा कम से कम 12 से 13 लेक्चर्स आपके लगेंगे। ठीक, तो और उसमें से लेकिन ये भी सच्चाई है कि 5 से 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके टैकल भी हो जाएंगे आराम से। तो शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक्स, और एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, वैसे मैक्सिमम बच्चों को क्लियर होता है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं एक बार बता दूं कि भाई ये पूरा पेपर जो है एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको जाकर सिर्फ सही ऑप्शंस पर टिक लगा देना है फाउंडेशन लेवल पर और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वही चीज मैं आपको ट्रेन करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो ध्यान से समझते हैं, क्लास को शुरू करते हैं कि हमें कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस मॉड्यूल को। आपको एक चीज मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बहुत ही अच्छे से। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी नोट्स पे काम कर रहे हैं, तो बेटा आपको जो स्टार्टिंग में मॉड्यूल के दिया गया है वो सारा मैं यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके बताऊंगा अच्छे से। तो आप प्लीज, मैंने कई बार देखा है कि बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा होता है, फिर मॉड्यूल के भी आगे लिखा हुआ है वहां पर भी, मतलब आप डबल एनर्जी लगा रहे हैं, कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। आप आराम से मेरा लेक्चर फॉलो करें, नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आप आराम से देख ले, और उसके बाद आप सिर्फ एमसीक्यू लगाएं, और वो जिम्मेदारी भी मेरी है, वो भी मैं लगाऊंगा, उसके भी मैं लेक्चर्स दूंगा। यानी कि इस मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद इसके जो बैक एक्सरसाइज है, एडिशनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका भी एक लेक्चर बनाकर मैं सारे क्वेश्चंस का अपलोड करूंगा। तो इन शॉर्ट आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो इट एंड अपना काम करें, क्वेश्चन लगाएं और वहां से पास हो जाए। देखिए ध्यान से देखिए मैंने बेटा क्या लिखा हुआ है, बहुत आराम से, इकोनॉमिक्स। अब फर्स्ट टास्क ये है कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स सही से लिखा हुआ है या ब्रेक करके लिखा हुआ है, सर ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो यहां पर इको का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड। ओके सर, सर हाउस होल्ड कौन होता है बेटा? आप और हम सब हाउस होल्ड है। जो मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है और कंज्यूम करता है, तो हमें क्या बोला जाता है? हाउस होल्ड। नॉमिक्स का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट। नॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल कि आपका जो घर है, आपके घर में कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर आप पानी की भरी हुई बोतलें रखते हो, और एक ऐसा प्लेस भी होगा जहां पानी की खाली बोतलें रखते हो। इट इज अ वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट। अनदर एग्जांपल कि मुझे ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा कि मैंने बोला कि भाई ऐसे कराओ, बोर्ड ऐसे लगाओ, बच्चों को उधर बिठाओ, मैंने मैनेजमेंट चेंज कर दिया। इट इज अ वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट। कैसे हमने मैनेज करा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट अब है इंपॉर्टेंट पंच, बहुत कंसंट्रेशन से देखते रहेंगे, आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो मैनेजमेंट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेटेड टू मनी। रिलेटेड टू मनी, इस बात पे आपको पंच रखना है। देखो दुनिया में जो भी एक्टिविटी मनी से रिलेट हो रही है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल भाषा में जो भी एक्टिविटी पैसों से कनेक्ट हो रही है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल कर लो भाई। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा? देखो बेटा, आप अभी यहां पर बैठ के आराम से एसी रूम में बैठ के लेक्चर ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, आपके फादर साहब कोई मेहनत कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड
इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो रिलेटेड टू मनी के लिए गए हुए हैं। रोड पे कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई सीएमए है, सब वर्क कर रहे हैं सुबह से शाम तक, दुनिया भाग रही है पैसों के लिए, रिलेट टू मनी, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। दुनिया में जो भी काम पैसों के लिए होता है वो इकोनॉमिक्स में कंसीडर होगा। और अगर आपने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक्स वगैरह को ध्यान से देखा हो, चाहे 11th की देखी हो, 12th की देखी हो, चाहे ग्रेजुएशन की देख रहे हो, चाहे सीएमए की देख रहे हो, उसमें बाहर कवर पेज पे मनी वगैरह की पिक्स लगी होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो बुक्स होती है, इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट टू मनी होता है। क्वाइट कंफर्टेबली जो आपको मॉड्यूल समझाना चाह रहा है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ मनी। अब पहला एमसीक्यू आता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज अ फर्स्ट एमसीक्यू, इट इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये? एक ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू जब हम करवाएंगे आपको कि इकोनॉमिक्स इज अ व्हिच लैंग्वेज वर्ड, तो आप तुरंत टिक कर देंगे ग्रीक वर्ड है, ठीक है जी। अब बेटा एक चीज समझिए, आप बचपन से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के बैठे हुए हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, एसएसटी, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर यहां तक इस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए, ये सारे सब्जेक्ट इंसान के बनाए हुए हैं या भगवान के बनाए हुए हैं? अरे सर बहुत सिंपल है, इंसान के बनाए हुए। तो बेटा इकोनॉमिक्स भी एक इंसान ने बनाया जिसका नाम पड़ा, सेकंड एमसीक्यू भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम पड़ा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेम इज एडम स्मिथ, ठीक है। नेम क्या पड़ा उसका? एडम स्मिथ। अब बेटा एक बात बताओ, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट लोगों को बताना चाहते हैं, या आप और मेरे जैसे लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट बनाया, अब आप चाहते हैं कि यार इट इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, तो बेटा घर घर जाके बताओगे एक एक करके, भैया मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, भैया मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, भैया मैंने कॉन्सेप्ट बनाया? नहीं, आप एक अच्छी सी बुक पब्लिश करेंगे। तो एडम स्मिथ ने भी बुक पब्लिश करी और उस बुक का नाम पढ़ा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन, 1776। सर हमें तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे आप, लिखेंगे, ठीक है, अभी लिखेंगे आराम आराम से। एंड वेट, अच्छे से लिखते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने, he wrote a book named, inverted comma के अंदर, an inquiry into the nature and causes of wealth in a nation, ठीक है, इन 1776। कब लिखी गई ये बुक? 1776। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डेट को, 1776 को। देखो इतना बड़ा नाम आपको याद ही नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना? बेटा तेरा पेपर एमसीक्यू है, जो मैंने रिसर्च करी है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ। कब लिखी गई है? 1776। बस इतना ही है तेरे लिए, तो थोड़ा सा शैडो याद कर ले बेटा, क्यों प्रेशर दे रहा है दिमाग पे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, बस इतना याद रख ले, आगे का मत रख। एडम स्मिथ ने लिखी है, कब लिखी है? 1776 में। अभी जो पहली स्लाइड है इसमें बस आपको ये समझाया गया है, जो पहली स्लाइड के अंदर, कि इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड है, इकोनॉमिक्स, eco household, nomics management, related to money. It is a Greek language word, and father of economics is Adam Smith, and wrote a book and inquired into the nature and causes of wealth in 1776. That's it. ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाके इकोनॉमिक्स दो पार्ट में ब्रेक लेती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां से एमसीक्यू है मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। आगे जाके इकोनॉमिक्स दो पार्ट में ब्रेक लेती है बेटा। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो सरल और सिंपल भाषा में समझ लो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई लगा हुआ है स्पेलिंग में, आई देखो मैंने बोल्ड करा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई लगा हुआ है स्पेलिंग के अंदर। आई मतलब इंडिविजुअल, आई मतलब इंडिविजुअल। जब हम अपने किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड की स्टडी कर रहे हो, और रोहित पे बहुत पैसा आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है, लेकिन
स्टडी जो होगी वो रिलेटेड टू मनी होना चाहिए, जैसे कि पहली स्लाइड पे बताया गया, रिलेटेड टू मनी होना चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में रिलेट टू मनी पढ़ेंगे। रोहित पे इतना पैसा कहां से आ रहा है? इट इज इंडिविजुअल वे माइक्रो इकोनॉमिक्स। रोहित की सेविंग क्या है, रोहित की इन्वेस्टमेंट्स क्या है, रोहित आजकल डिमांड कितनी कर रहा है भाई, लाइक दिस। एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल को, और उसकी स्पेलिंग में आएगा। ठीक, मैक्रो के अंदर ए लगा हुआ है, ए मतलब ऑल ओवर, ए मतलब ऑल। जब हम सबको लेके लार्जर स्केल पे स्टडी करेंगे तो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सबको लेके देखते हैं, सर कैसे, जरा समझाइए। देश में चल रही है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के बारे में जब स्टडी होता है तो किसी एक इंडिविजुअल को लिया जाता है, देश के हर इंसान को लिया जाता है, सर देश के हर इंसान को लिया जाता है, तो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक के लिए होता है, सबके लिए होता है, सर जी सबके लिए होता है। अनएम्प्लॉयमेंट सबके लिए होता है, गवर्नमेंट बजट सबके लिए होता है, नेशनल इनकम सबके लिए होता है, कॉमन सेंस 12th में जो चैप्टर्स पढ़े हैं वही सब है यहां पे। ठीक है, इन्फ्लेशन, सर हमें इन्फ्लेशन का थोड़ा मतलब बता दीजिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस बढ़ना, जैसे अभी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो अब सिर्फ मेरे लिए बढ़ रहे हैं, सर सबके लिए बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन सब पे इंपैक्ट करता है। इट इज एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये है माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस जो हम अभी करने वाले हैं और उसके अंदर से क्वेश्चन निकालेंगे। तो पहली लाइन में मैं ये लिखूंगा, इट स्टडीज दी, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज related to economy as an individual level, as an individual level, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्रो के अंदर लिख रहे हैं हम, इट स्टडीज दी economic activities related to economy, प्लीज ध्यान दीजिएगा, related to economy as a whole, सबको लेके चलना। एंड एक और वर्ड यूज करेंगे बेटा यहां पर, एंटायर, सबका एंटायरली, और एक और वर्ड यूज करेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब भी होता है सबको लेके चलना, कई बार ऑप्शंस में देखने को मिला है। मैं मेन जो अंडरलाइन सेक्शंस कर रहा हूं बेटा, यही पीडीएफ आपको अपलोड की जाएगी। जो अंडरलाइन सेक्शंस कर रहा हूं वहीं से एमसीक्यू के पार्ट्स बनते हैं, तो इसलिए वो हाइलाइट्स भी कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा माइक्रो मैक्रो का एक पॉइंट ऑफ व्यू बना। बेटा आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। बेटा जी ध्यान से सुनिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने बच्चों के 2 नाम रखे होंगे आपके, रोहित, बाहर निकल के राजू, प्यार से 2 नाम रखे हैं मम्मी पापा ने, रोहित राजू, रोहित राजू। अरे रोहित बोल लो, राजू बोल लो, बंदा तो सेम ही है। ऐसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपने बच्चे माइक्रो और मैक्रो, अपने बच्चे माइक्रो और मैक्रो के 2 नाम रखे। बहुत सिंपल कहानी से समझो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम रखा इन्होंने प्राइस थ्योरी, यहां से एमसीक्यू आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम रखा एडम स्मिथ जी ने प्राइस थ्योरी। तो यहां पर एक एमसीक्यू कंडक्ट होता है, द अदर नेम ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स इज, ध्यान दीजिएगा, इज प्राइस थ्योरी। ठीक है, प्राइस थ्योरी। अब इधर बढ़ते हैं बेटा, इस वाली का दूसरा नाम रखा भाई साहब ने, द अदर नेम ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है जी, इतना आपको कंफर्टेबली समझ में आ रहा है? सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हाइलाइट्स कर रहा हूं मैं, अच्छे से डार्क कर रहा हूं बेटा, यही क्वेश्चंस है। टारगेट एवरेज सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, ढंग से आप चलते रहेंगे मेरे साथ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, और एवरेज में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा।
इस पेपर में आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप ढंग से अगर चलेंगे तो। ध्यान से समझना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल डाल दिए सर आपने। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल रोहित की बात करी थी, तो हम इंडिविजुअल की इनकम देख लेते हैं एक बार। क्या है भाई की इंडिविजुअल इनकम, कॉमा उसकी इंडिविजुअली सेविंग क्या है सर, वो हम चेक कर रहे हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी डिमांड क्या है, लाइक EDC। इधर आए हमें ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो सब पे इंपैक्ट करते हैं ओवरऑल पे। सर पॉवर्टी सबके लिए है, सर अनएम्प्लॉयमेंट सबके लिए है प्लीज, सर देश का जीडीपी आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, औरों के लिए भी है, सर देश का नेशनल इनकम सबके लिए है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर गवर्नमेंट बजट सबके लिए आता है सर जी। इतने ज्यादा एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस होते हैं कई बार, तो आपको मजा आएगा, आपकी मैक्सिमम मुझे पता है। फिर आता है बेटा जी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, एक बार और समझ लेते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, प्राइसेस का बढ़ना। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो बेटा सबके लिए बढ़ती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर प्राइस थ्योरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमसीक्यू पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे लट रहा हूं मैं, उसको देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, साइंस भी बोल सकते हैं, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, साइंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अभी बोर्ड में क्या लिखा है छोड़ दीजिए आप, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, पहले आप मेरे को सुनिए। एक बार सुन लिया क्योंकि आपका पेपर लिखने का नहीं है, टिक लगाने का है, मल्टीपल चॉइस है, तो आप प्लीज पहले मेरे को सुनिए। देखो आपकी और हमारी ने एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे, पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है। देखो हम ना इंडिया में है, इंडिया में क्या है कि लोग ना बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं कि जबरदस्ती आप मांगो ना मांगो, आपको जबरदस्ती की राय दे दोगे निकल जाएंगे। अब सीन क्या है, मान लो बहुत अच्छे से समझिएगा इस एग्जांपल को। आप अपने घर पर हैं, आपके पेरेंट्स के कुछ फ्रेंड्स आए या रिलेटिव्स आए, चाचा ताऊ XYZ करके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि ये जो प्रजाति होती है ऐसे लोगों की, इनको ज्ञान देने का बहुत शौक होता है 99% केसेस में, नॉट ऑल, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे बच्चे क्या कर रहा है, सीए में, अरे शर्मा जी क्या भाई सीए में क्या, ये तो इतना होनहार बच्चा था, इसको तो नीट वीट करवाते आप, क्या कर दिया आपने। बच्चा एक्चुअल में क्या कर रहा है, सीए में, वो क्या ज्ञान दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, यार तू नीट कर सकता था। एक्चुअल में लड़का जो है वो सीए में कर रहा है। तो ये जो एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल में आप सीए में कर रहे हो, तभी आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, तो आप अभी सीए में हो, एक्चुअल सिचुएशन आपकी है, तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और वो आपको जज कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग सीए में गलत है बेटा, तू नीट कर सकता था। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, तू ये कर सकता था, ठीक है। चलो मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बताता हूं बहुत ही अच्छे से। मैं एक्चुअल में क्रिकेटर बनना चाहता था। इट इज अ वेरी, मतलब बहुत ही बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, कोई इसमें 1% झूठ नहीं है कि टॉपिक सिखाने के लिए सर ने कुछ भी बोल दिया, नहीं। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन 10th के बाद क्रिकेट छूट गई कुछ रीजनों की वजह से, तो नहीं हो पाया। आज भी कभी जब मैं स्टेडियम में मैच देखने जाता हूं तो मेरे को बड़ा गिल्ट फीलिंग आती है। मैं 2-3 बार स्टेडियम गया हूं मैच देखने, इंडिया अफ्रीका और कई सारे आईपीएल के मैचेस। उसके बाद मेरा कभी मन नहीं करा स्टेडियम जाने का, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब फीलिंग आती है कि यार लाइफ के साथ क्या करा मैंने, कि यार कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम सिनेरियो ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है। वो छोड़िए, अब ये हो गया, बहुत समय निकल गया, इस बात को हटाइए। अब मुझे कोई बोले कि भाई तू क्रिकेटर बन सकता था, पर एक्चुअल में मैं क्या हूं, मैं एक इकोनॉमिक्स टीचर हूं। तो ये जो एक्चुअल सिचुएशन है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मैं क्रिकेटर बन सकता था। ये क्या है, नॉर्मेटिव है, शुड, कि मैं क्रिकेटर बन सकता था, सेंटेंस में शुड आएगा। आप सीए में हैं, एक्चुअल सिचुएशन है, इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, आप नीट कर सकते थे, इट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बस इतना ही है, जब भी कोई एक्चुअल इवेंट होगा वो पॉजिटिव में जाएगा और नॉर्मेटिव में शुड, तो ये कर सकता था। अच्छा, आपके उस रिलेटिव के हिसाब से सीए में गलत है, नीट सही है, राइट और रॉन्ग का जजमेंट हो रहा है। यही तो बोल रहा है ना कि सीए में गलत है तो वो करता है। जजमेंट का काम कहां पर हो रहा है, नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव में तो जो है वहां कोई जजमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक।
बहुत पोलाइटली और बहुत ध्यान से मेरे को सुनेंगे बेटा। एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो प्लीज मेरे को अच्छे से सुनते जाइएगा। देखो इस चैप्टर में बेटा कम से कम 9 नाम आएंगे, मेरे को बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी। इस चैप्टर में तकरीबन 9 नाम आएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक नाम सिखाया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक। अब देखिए बोर्ड को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया गया है? लॉयन रॉबिन्स। आप ध्यान रखेंगे, एल रॉबिन्स भी बोलते हैं बच्चे याद रखने के लिए, क्योंकि ऑप्शन प्रिंटेड आता है, ठीक है। हमें तो ऑप्शन मिलेगा आपको के साथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय लॉयन रॉबिन्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है आपके सिलेबस में, जो आगे जाके बहुत सारी चीजों में इंट्रोड्यूस्ड होगा। अभी आपको क्या समझ में आया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो दिया गया है, वो पॉजिटिव साइंस या इकोनॉमिक्स जो दिया गया है वो एल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, एंड नॉर्मेटिव जो है एल्फ्रेड मार्शल। सर हमें याद हो गया, प्लीज आगे बढ़िए। पॉजिटिव में हमें एक्चुअल सिचुएशन पे बात होती है, तो चलो रीड आउट करते हैं एक बार अच्छे से। The positive science explains what it is. What it is. क्या हो आप अभी सीए में कर रहे हो? सर आप इकोनॉमिक्स टीचर हो। What is this? ठीक। अब नॉर्मेटिव में क्या बोला गया है? तू ये कर सकता था, तू नीट कर सकता था, सर आप क्रिकेटर बन सकते थे, ऐसे कर सकते थे, इमेजिनरी सिचुएशन है। नॉर्मेटिव साइंस व्हाट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन कर रहा हूं, व्हाट आउट टू बी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ द प्रॉब्लम शुड आएगा सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में शुड आएगा तो आपको नॉर्मेटिव टिक करना है। बी सॉल्व्ड कि कर सकते थे, शुड आएगा तो, ठीक। पॉइंट 2, पॉजिटिव में इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर। जो भी है, आप सीए में है, मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूं, एज दे आर, ठीक है। इट डज रिलेट टू वैल्यू जजमेंट, ठीक है। नॉर्मेटिव में जजमेंट दिया गया, अरे वो जज ही तो कर रहा है, सीए में गलत है भाई, नीट कर सकता था। अरे सर क्या है यार, टीचर बन गए, क्रिकेटर बन सकते थे, जजमेंट, ठीक है। तो ये हाँ होता है, ये सारे पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। इट डज नॉट डील विद वैल्यू ऑफ जजमेंट, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है भाई, आप सीए में है, मैं टीचर हूं, कोई जजमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जब जजमेंट वाली बात हो गई तो फिर वो नॉर्मेटिव साइड में चला जाएगा। इट डील्स विद गुड एंड बैड, सीए में गलत है, नीट सही है, राइट एंड रॉन्ग पे डील कर रहा है। एक एग्जांपल देके मैंने ये बात को समझाया है, एक्सप्लेन करा है। कोविड-19 केसेस राइजेस इन दिल्ली, इट इज एक्चुअल सिचुएशन, कहीं पर भी शुड मेंशन नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा? हमारा पॉजिटिव का। कोविड-19 केसेस शुड बी राइजेस इन दिल्ली। अब नॉर्मेटिव में इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोविड-19। सेंटेंस में शुड आ गया, यहां पे मेंशन था तो शुड आते ही हम नॉर्मेटिव बोलेंगे। गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोविड-19। तो ये हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी यहां पर करता हूं, ठीक। अगले पे मूव करवा रहा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप, बहुत पोलाइटली, बहुत स्लो करवा रहा हूं मैं, क्योंकि पहला दिन है, पहला यूनिट है, आराम आराम से चलेंगे। मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, हमें मार्क्स दे जाए, बस। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया था। देखो एक टॉपिक होता है 1 नंबर में, आराम से देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा प्लीज। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स 4। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करवा रहा हूं मैं यहां पर जो लेक्चर्स में, कि जी इतना ही बनाइए कॉपी में नोट्स, जो मैं पीडीएफ यही भेजूंगा आपको, पीडीएफ यही स्लाइड्स आपके पीडीएफ में आएंगी। क्योंकि पेपर एमसीक्यू में ज्यादा लिखने का है ही नहीं, कुछ भी टिक लगाने हैं, तो उसी पैटर्न्स के हिसाब से टाइम भी बचाना है और ज्यादा सीखना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने होते हैं, तो इज इक्वल टू 4 टिक होंगे। प्लीज 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 2 मत टिक करना बेटा, बच्चा टिक कर देता सर जी माइक्रो मैक्रो, अरे मेरे भाई वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो। सब्जेक्ट मैटर्स पूछे हैं उसने, सब्जेक्ट मैटर्स 4 होते हैं सर, अब उनके नाम भी जरा बता दीजिए। ये 4 बेसिस पे इकोनॉमिक्स को घुमाया जाता है, ध्यान से सुनना। इनकी एक्सप्लेनेशंस के आगे यूनिट्स है वो हम देख लेंगे, ठीक है। नाम समझिए, पहले होगी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। जरा इमेजिन करो ना यार, जहां भी बैठे हो, बाहर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन चल रही है, हाउस होल्ड जाके उसको क्या करेगा? कंजम्पशन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम कंज्यूम क्या करेंगे? अगर कंजम्पशन करने वाली पार्टी नहीं होगी तो प्रोडक्शन करके बंदा क्या करेगा? तो यार समझो थोड़ा, ठीक है। फिर वो गुड्स होगा डिस्ट्रीब्यूशन,
हमारे पास पैसे होंगे, हमारे घर तक वो चीज आएगी मार्केट से निकल के। मेरे पास ऑडी आ गई, पैसा आ गया तो ऑडी आ जाएगी भाई, आपके पास आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रोडक्शन का, फिर हम कंज्यूम करेंगे। एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये चार बेसिस पे पूरी इकोनॉमिक्स घूम रही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज 4। ये एमसीक्यू है, ठीक। अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है पीछे, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन समझेंगे इकोनॉमिक्स की, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। इकोनॉमिक्स की एक प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी होता है, एडम स्मिथ द फादर होता है, ग्रीक वर्ड होता है, ये पहली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। यार पता है क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें करते हैं, तो एमसीक्यू टैकल हो जाएंगे जो मैं एक लाइन लिखूंगा अभी यहाँ पर इकोनॉमिक्स की। यार हम सब ह्यूमन है बेटा, एक बात बताओ, सोच के जब पॉज ले लो, ह्यूमन की वांट्स क्या होती है? सर अनलिमिटेड होती है। आज हमारे पास एक फोन नहीं है, भगवान एक फोन हो जाए, हो गया यार, आईफोन हो जाए, हो गया यार, नई सीरीज आ रही है, वो हो जाए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता मेरे भाई। आज मेरे पास एक घर नहीं है, भगवान एक हो जाए, एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। समझो थोड़ी बात को, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। और सर रिसोर्स क्या है हर बंदे के पास? रिसोर्स है हर बंदे के पास लिमिटेड, जिनसे वो अपनी जरूरतें पूरी करता है। अभी इसको और क्लैरिटी के साथ समझेंगे, और क्लैरिटी के साथ। तो हमारी एक डेफिनेशन कंडक्ट हुई, अभी समझेंगे दोबारा से इसको यार। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स को हम नीड्स भी लिख सकते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स with the limited resources called economics। अब एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बुक के पीछे कि ह्यूमन वांट्स आर, अरे अपने आप को फील करो ह्यूमन हो, अनलिमिटेड, तुम सब बहुत सारी चीजें चाहते हो, और रिसोर्स क्या है हमारे पास जिससे जरूरतें पूरी होती है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसी में लाइफ चल रही है, मेरे साथ भी है, बहुत सारी चीजें चाहिए, पैसा कम है आपके पास, ये सब, ठीक है। इस डेफिनेशन पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये दो लाइन जो अंडरलाइन करी हैं ये क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर्स और ये भी स्लाइड कंप्लीट करा है, ठीक है। नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं, और अच्छे से चीजों को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बहुत बेहतर चल रहे हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, तो वो देखते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। अभी छोड़ दीजिए, आप अगर मेरे को सुन रहे हैं, ये पेपर बहुत ज्यादा बेस्ड है लिसनिंग पे, कि आप अच्छे से सुन के बैठे हो तो आपकी कहानी सेट है। सुनो, साइंस और आर्ट क्या होता है बेटा? देखो, आर्ट का हिंदी मतलब होता है कला, ठीक है। छोड़ देते हैं, आप अभी थोड़ा और बेसिक्स करते हैं। आप अभी सीएमए कर रहे हैं, ठीक है जी। आप क्या है, लॉ पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो बेटा एक बात बता, छोटी सी बात बता, आज तुमने एक लॉ पढ़ा, लॉ शाम को जाके किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में वो लॉ आप अप्लाई कर दोगे? सारे कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी थोड़ी अप्लाई कर लेंगे हम। अप्लाई कब करोगे? जब आज से 3 या 3.5 साल बाद जब आप सीएमए बन जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप किसी फर्म में जाएंगे, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, आप अपनी नॉलेज को वहां प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तब वो बनेगा आर्ट। आपकी कला सामने आएगी, आर्ट सामने आएगा कि आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं इन अ रियल वर्ल्ड। अप्लाई करना, एप्लीकेशन लगाना लॉ की, दिस इज कॉल्ड आर्ट। ओके सर, मतलब अभी जो आपका फेज चल रहा है, जो अभी आप सीख रहे हैं, यू आर जस्ट अ फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अभी जो आपका फेज चल रहा है वो साइंस है, आप सीख रहे हैं। आप जो भी बुक्स आपके पास है उसमें रियल वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशंस को लिखा गया है, रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशंस को लिखा गया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है। मैथ्स में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे अपने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। लॉ में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया होगा। तो ये सब अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं जो दुनिया में ऑब्जर्व करके बुक्स में लिखा गया है सब्जेक्ट्स के अंदर। फ्यूचर में आप एक क्वालिफाइड सीएमए बन जाएंगे, आप जाकर रियल वर्ल्ड में फर्म का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अपनी नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड आर्ट, आर्ट, आर्ट।
इसको और सिंपल कर सकते हैं, कोई बच्चा सिंगिंग सीख रहा है, साइंस है मेरे भाई, ठीक है, जो भी उसके सुर होते हैं वो सीख रहा है, फ्यूचर में वो एक अच्छा सिंगर बन गया एंड अप्लाई, एक फिल्म में उसका म्यूजिक आ रहा है, अप्लाई कर रहा है, इट इज आर्ट, कला, प्रैक्टिकली ये है। अब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से, रोजमर्रा की जिंदगी से आप इसको याद रख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। ठीक है, अब एक बार पढ़ना शुरू करते हैं आराम आराम से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहां से इसके आते हैं, जो मैं बताऊंगा। अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अभी जो आपको बुक्स दी गई, आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसकी नॉलेज को आप इकट्ठे कर रहे हैं। Which tracks the relationship between cause and effect, cause and effect का मतलब है कारण बताता है वो आपको, उसके इफेक्ट्स बताता है। आपका ब्रेन अभी सिर्फ खोलने की कोशिश करता है। किताबें क्या हैं जो आपको सिखाया जा रहा है, जो ये कोर्सेज है, ये आपको साइंस आपको ट्रेन कर रहे हैं। भविष्य में आप ये नॉलेज अप्लाई करेंगे तो फिर वो आर्ट बन जाएगा, वो अलग बात होगी। ठीक है, देखो तो सर साइंस जो है वो थ्योरिकल है और आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल है ना। मैं एक बुक पढ़ रहा हूं स्टॉक मार्केट की, यार ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऑब्जर्व करके उस बुक में लिखा गया है, मैं उस नॉलेज को गेन कर रहा हूं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को। भविष्य में मैंने खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू करी और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड आर्ट। आर्ट इज प्रैक्टिकल, जब भी आप कोई चीज फील्ड में उतर जाओगे, प्रैक्टिकल। साइंस इज थ्योरिकल, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप सीएमए के सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं, सब्जेक्ट सीख रहे हैं, फ्यूचर में अप्लाई मारोगे, आर्ट हो जाएगा। बार बार बोल दिया, इससे सिंपल वे नहीं है इसको समझने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट बढ़िए जरा साइंस में, सब्जेक्टिंग इन द थ्योरीज, अरे थ्योरिकल ऊपर भी तो बोला है, सब्जेक्टिंग द थ्योरिकल टू द टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से लिखी गई है। जैसे कि यहां पर देखकर समझाया मैंने एग्जांपल, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, फिर भविष्य में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइंस हमें टीच करता है टू नो, आप जान रहे हैं चीजों के बारे में, यहाँ पे कंपैरेटिवली बताया गया है, ऑब्जर्वेशन करी गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। और आर्ट हमें बताता है टू डू, करो, प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं क्रिकेट सीख रहा हूं, बुक्स पढ़ रहा हूं कि कैसे स्क्वायर कट मारते हैं, कैसे करते हैं, ग्राउंड पे उतरा, देन मैंने अपनी नॉलेज को यूज करना शुरू करा, दिस इज द कॉल्ड आर्ट। ठीक है, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया मैंने आपको। साइंस इट्स मेथोलॉजी है, आप सीख रहे हैं, दुनिया की यूनिवर्स के सारे ज्ञान को आप सीख रहे हैं, एंड आर्ट जो है वो अप्लाइड करोगे, यानी कि एप्लीकेशन। और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू जो है नीचे मैंने बोल्ड करा हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने नीचे बोल्ड करा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज कंसीडर एज बोथ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज कंसीडर इन बोथ, साइंस भी है, आर्ट भी है। मैंने भी एक टाइम पे इकोनॉमिक्स को पढ़ा, समझा, ऑब्जर्व करा, रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट समझे, नाउ आई अप्लाइड इन माय बिजनेस और इन माय कोचिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं साइंस और आर्ट दोनों में आती है। इकोनॉमिक्स जो है बहुत कॉन्सेप्ट है, साइंस भी है, आर्ट भी है, और साइंस और आर्ट का फर्क ऊपर समझाया है। ये जो नीचे लिखा है मैंने, इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज बोथ, साइंस एंड आर्ट, यहां से एमसीक्यू बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक भी परफेक्ट लेवल पर समझ में आया होगा, कोई भी डिसबैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई थोड़ा सा, और अब हम टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज क्या होते हैं? आरएस अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आपको कहीं नहीं भटकना है बेटा, सीएमए का बिल्कुल जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया है वो फॉलो हो रहा है मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, आई चैलेंज यू, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता इससे, जो आपको लेक्चर्स में बताए जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। द फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce। ठीक है, एक एक करके हमें इनको समझना पड़ेगा पहले तो फिलहाल के लिए। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। What to produce क्या होता है मेरे भाई?
देखो क्या बनाए, इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करें। सारी चीजें नहीं बन सकती क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। सारी चीजें नहीं बन सकती क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि क्या बनाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है भाई। हर कंट्री के पास, दुनिया के डेवलप कंट्री हो या हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्री हो, इंडिया, सब जगह रिसोर्स वेरी भाई लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें चॉइस करना है क्या बनाएं। तो तीन टाइप के गुड्स के बारे में सोचा जाता है, तीन टाइप के गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स। सर ये क्या होता है? अरे भाई जो हम तुम रोज यूज करते हैं, वी आर कंज्यूमर। कपड़े, पेन, सॉल्ट, बिस्किट, समथिंग लाइक दिस, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अभी हम सोच रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, देश में क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। या कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स क्या बेटा? जो मशीनरीज होती है, ट्रैक्टर, मशीनरी, लॉन्ग टर्म गुड्स, जैसे कैपिटल गुड्स। जैसे आपका मोबाइल फोन, जिस लैपटॉप में आप लेक्चर देख रहे हो, इट इज कैपिटल गुड्स। फ्रिज, गाड़ी, ये बनाए कैपिटल गुड्स। या फिर वॉर रिलेटेड गुड्स बनाए, जो लड़ाई के टाइम पे यूज होती है, जैसे गन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स, टैंक्स, ETC। आपको सोचना है। तो जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखना छोटी भाषा में। द फर्स्ट प्रॉब्लम, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन का वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि नोट्स अच्छे से रहें, सेल्फ स्टडी में भी काम आए। द फर्स्ट प्रॉब्लम, what to produce। इसका मतलब हुआ, इट मींस which type of goods to be produce, किस टाइप का गुड्स हम प्रोड्यूस करें। ए हो सकता है कंज्यूमर गुड्स लाइक पेन, बिस्किट्स, कपड़े, etc। बी कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, ट्रैक्टर, मशीनरी, etc। सोच रहे हैं भाई, ठीक है। पॉइंट सी, वॉर रिलेटेड गुड्स, जो हम लड़ाई के टाइम पे यूज करते हैं। बेटा बहुत आराम से रहना, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन का रोल नहीं है, मैं आपको बेस्ट बनाने के लिए थोड़ा अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूं, बस वही कर रहा हूं। वॉर रिलेटेड गुड्स लाइक गन्स, टैंक्स, बॉम्ब्स, etc। ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कौन से टाइप के गुड्स पे फोकस करें मेरे भाई। ओके, रिसोर्स क्योंकि लिमिटेड है। सर अगर मैंने डिसाइड करा कि मैं पेन बनाऊंगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पेन की। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी। बेटा दिमाग लगा, तुम रोज के 200 पेन बना रहे हो, इकोनॉमी रोज के कितने पेन बना रही है? 200। मार्केट में बिकते आपके 2 पेन है। रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो रहा है या पुअर यूटिलाइजेशन हो रहा है? सर क्लियरली पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि हमारे बिक तो सिर्फ 2 ही पेन रहे हैं, बना हम 200 रहे हैं, तो बर्बाद हो रहा है सर। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कितनी मात्रा में बनाना है। तो हमें एक लाइन मेंशन करनी है, व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड what to produce, then decides how much quantity। थोड़ी जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है यहाँ पर। how much quantity to be produced, ठीक है। जब एक इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या बनाना है, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम पीछे नए पेज पे बना लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कोई भी। तो इसको भी हम फ्रेश करते हैं पहले थोड़ा सा।
अब हम दूसरी प्रॉब्लम को समझेंगे जिसका नाम है, पहली समझ ली हमने, दूसरी का नाम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। देखो पहली प्रॉब्लम मैंने आपको क्या समझाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हमने 3 प्रकार के गुड्स हुए। अब बेटा सर आप थोड़ा सा एक बार बताएंगे, पहले जो व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा है उसमें एमसीक्यू कैसे बनेगा। बेटा देखिए यहाँ पे ये जो मैं कैपिटल गुड्स है ना, इसके साइड में इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, यहां से एमसीक्यू बनता है बेटा। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि एक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि एक इकोनॉमी का फोकस सबसे ज्यादा कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पर होता है, तो यू जस्ट टेक कैपिटल गुड्स। सर कैसे, जरा समझाएंगे आप। वॉर रिलेटेड गुड्स जैसे कि बॉम्ब, टैंक्स, वेपन एक्सेट्रा, ये रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं है। कभी 10-15 साल में हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो ठीक है, इंडिया ज्यादातर ये गुड्स इंपोर्ट करवा देता है। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि पेन, बिस्किट्स, कपड़े, पेन, बिस्किट्स, कपड़े या बुक्स, इनकी प्रोडक्शन तब अच्छी हो सकती है जब हमारे देश में कैपिटल गुड्स अच्छी हो। कैपिटल गुड्स बनती है मशीनरी, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा मशीनरी पे होता है, कैपिटल गुड्स पे होता है, ताकि फर्दर प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, फ्यूचर प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। तो ये रीजन था, तो कैपिटल गुड्स पे आपको टिक करना है। होप यू अंडरस्टैंड बेटरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, बहुत अच्छे से सुनिएगा। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर कैसे कैसे बनाएं, ठीक है। यहां पर हम टेक्निक सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक को हम सिलेक्ट करें। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। टेक्निक पे ध्यान देना है इसकी, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, यहां पे हर स्लॉट में एक एक एमसीक्यू है जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। बेसिकली प्रोडक्शन टेक्निक्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है बेसिकली प्रोडक्शन टेक्निक्स बेटा? 2 टाइप्स की होती है। प्रोडक्शन टेक्निक्स आर 2 टाइप्स। एक है बेटा लेबर इंटेंसिव, लेबर है बेटा, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक है बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल कम। कैपिटल का मतलब मशीन से होता है, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में बताया यार। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, मतलब हम अपनी कंपनी में सारा काम, ज्यादा काम लेबरों से करवाते हैं, मशीन ही कम है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बेटा इन दिस टेक्निक वी यूज more labor and less capital. In this technique we use more labor and less capital, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है हम कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे, मशीनरी ज्यादा यूज करेंगे। इन दिस टेक्निक we use more capital and less labor। पता है इतना सारा मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि बेहतर नोट्स हो, वास्ट नॉलेज हो आपके पास, और आप जब इकोनॉमिक्स का पेपर करें आपको बोरियत लगे यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो। हम वो टेक्निक प्रेफर करते हैं, ध्यान से सुनना, हम वो टेक्निक प्रेफर करते हैं जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। सर कॉस्ट मतलब खर्चे। अरे भैया मैं बिजनेस चलाता हूं, मेरी भी तो कोशिश ये है कि उत्पादन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो और कॉस्ट क्या रहे, कम। तो सर वो कैसे, मतलब तो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। भाई साहब तुम्हारी इंडस्ट्री जो देख रहा है इस लेक्चर को, तुम्हारी इंडस्ट्री एक ऐसे जोन पे लगी हुई है जहां लेबर बहुत चीप रेट पे मिलता है, तो आप कौन सी यूज करोगे? लेबर इंटेंसिव से चीप लेबर मिल रहा है तो ये लगाओ जरा। मेरी इंडस्ट्री एक ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैं कौन सी लगाऊंगा? कैपिटल इंटेंसिव। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज चेंज हो रही है और हम वो वाली प्रेफर कर रहे हैं जिससे खर्चे कम हो जाए, बस इतनी सी बात है।
तो हमने एक लाइन कंडक्ट करनी है नीचे, एन इकोनॉमी prefers that technique which provide maximum production at minimum cost. मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। नीचे थोड़ा लाइन आ रहा है, थोड़ा देख लेना, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। सर अब इस टॉपिक का 3 प्रॉब्लम है जिसमें से मैंने आपको 2 समझा दी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। सर इस टॉपिक का एमसीक्यू हो जाए। देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक प्लस पॉइंट समझो पहले, ये सारे एमसीक्यू ध्यान से सुनना। सर अगर हम लेबर इंटेंसिव से काम करवाएंगे तो हमें ज्यादा लेबर चाहिए, तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हाँ यार, आप लेबर इंटेंसिटी के आसपास के सारे लेबर को काम पे लगा दें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सर डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है, जो तुम्हारे बगल वाला दोस्त है दूसरा, जैसे कि मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहा हूं, मेरे यहाँ तो मशीनरी लगी हुई अच्छी क्वालिटी की, तो स्पीड ऑफ काम किसका ज्यादा होगा? मेरा। आपकी स्पीड क्या होगी? कम, ये आपका डीमेरिट है, ठीक है। अब मैं यूज कर रहा हूं कैपिटल इंटेंसिव, तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरी काम की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना, मशीन है वो तेज काम करेगा। डीमेरिट अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा। अब जैसे कि आप सुनते हैं कि एआई आ रहा है, भाई जॉब चला जाएगा, अरे तो मशीनरी आएगा तो लोगों का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होगा, लाइक दिस। तो मैंने मशीन से काम करवाया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मैं ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा मेरे ऑफिस में, ठीक है। तो ये प्लस माइनस पॉइंट थे सोचने में। अब एक आध एमसीक्यू और है इस टॉपिक से जो मैं आपको सुनाऊंगा, जो मैंने आरटीपी एमटीपी में देखा है कि अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, किसी देश में अगर लेबर सरप्लस है, ज्यादा है, तो उस देश को कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? सर जी ये तो बहुत इजी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। यस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब अगर किसी देश में कैपिटल सरप्लस है, कैपिटल ज्यादा है, तो उस देश को कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? सर कैपिटल इंटेंसिव, ये तो बहुत इजी है। इंडिया जैसे देश को कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? सर लेबर सरप्लस, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन हाई है। यस, तो यही जो मैं सुना रहा हूं, यही इस टॉपिक के एमसीक्यू हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस वाले पेज पे मैं आपको शिफ्ट करता हूं। देखिए कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये बहुत सिंपल है। इसको बस एक स्लाइड से बनाएंगे हम, उसी से समझेंगे ध्यान से। देखो सोसाइटी में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, रिचर क्लास और पुअर क्लास। देखो मिडिल क्लास में कंसीडर मत करना, फाइनेंस में हम रिच और पुअर रखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। कभी कोई बोले सर मिडिल क्लास, अरे नहीं भाई, फाइनेंस बुक में 2 है, रिच और पुअर। हमें ध्यान देना है कि फॉर वुम टू प्रोड्यूस, मैं बेहतर एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए है, अमीर के लिए है या गरीब के लिए? सर कैसे? आईफोन बना रही है जी एप्पल, सोसाइटी के अमीर सेक्शन के लिए। नोकिया का 1100-1200 का सेट बन रहा है, सोसाइटी के पुअर सेक्शन के लिए, ठीक है जी। BMW ऑडी बन रही है सोसाइटी के रिचर सेक्शन के लिए। 1 लाख वाली नैनो पैनो बन रही है भैया, तो पुअर सेक्शन, लाइक दिस। तो आप समझिए पहले कि फॉर वुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बना रहे हैं बेटा, यही स्लाइड बनेगी जो आपका एमसीक्यू टैकल करवाएगी। सबके लिए नहीं बन सकता क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, हमें चॉइस करना पड़ेगा। ये स्टार्ट हुआ था रिचर क्लास के लिए बनाओ या पुअर क्लास के लिए, रिच और पुअर। सर रिच और पुअर जो डिसाइड होता है, ध्यान देना, रिच और पुअर जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ, इसी से समझना भाई, कोई बंदा रिच है या कोई पुअर है तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। किससे पता चलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यार इनकम के बेसिस पे ही तो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा रिच है ये बंदा पुअर है, वरना हाथ पैर तो सबके सेम ही होते हैं, है ना। अब इनकम जो बनती है किसी भी इंसान की, वो बनती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। देखो इनकम कैसे बनेगी इंसान की? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने कितनी प्रोडक्शन की है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर समझा नहीं बेटा, काम करना पड़ेगा तभी तो इनकम बनेगी, तब डिसाइड होगा तो रिच क्लास में जाएगा या पुअर क्लास में जाएगा। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं,
ठीक है, ये हालांकि आगे पढ़ा जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, तो यानी कि एडम स्मिथ भाई ने एक बात बोली है, ध्यान से सुनना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने, ठीक है, कि इंसान दुनिया में ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लैंड, लेबर, प्लीज ध्यान देना भाई, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। आपकी फैमिली, जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपकी फैमिली फ्यूचर में आप इन्हीं 4 सोर्सेस में प्रोडक्शन करोगे और फिर अपने लिए बनाओगे इनकम, और फिर डिसाइड होगा आप किस कैटेगरी के लोग बन रहे हो। आपके फादर के पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो आपके फादर के पास हर महीने आएगा रेंट। आपके फादर सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, कहीं पर अपनी सर्विसेज देते हैं, मेरे जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं और लेते हैं वेजेस, फ्यूचर में आप भी देंगे। हमारे पास कैपिटल है, तो हमने लगा दिया, अकाउंट्स पढ़ते हो आप लोग, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। जितना मर्जी बेटा दिमाग दौड़ा लेना, जितना मर्जी, दुनिया का हर एक मनुष्य, हर एक ह्यूमन बीइंग इन्हीं 4 सोर्सेज से पैसा कमा रहा है, इन्हीं 4 सोर्सेज से पैसा कमा रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और उनके रिकॉर्ड। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि हम प्रोडक्ट रिच के लिए बना रहे हैं या पुअर के लिए। रिच और पुअर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम बनती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो भी 4 होते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हम किसके लिए बनाना है, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई, तीनों प्रॉब्लम में आने वाले एमसीक्यू मैंने आपको समझाए, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ये हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन हुआ है नीचे। यहाँ पर एक क्वेश्चन एंटर होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई है। व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों हो रही है। पहला, ये तीनों प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, और वांट्स क्या है, लिमिटेड। सब चीजें नहीं बन सकती। अब मेरे पास इतने रिसोर्स होते कि अनलिमिटेड, तो भैया मैं क्यों चॉइस करता, करो भैया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होने का रीजन व्हाई, पहला रीजन है ड्यू टू, ध्यान देना भाई, जो पहले से सिखाया गया है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, गलत लिख दिया मैंने, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो इकोनॉमिक्स की बुक बंद हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब मैनेज करने के लिए, ठीक है जी, ध्यान से समझना। ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और पॉइंट 2 आएगा बेटा, पॉइंट 2 आएगा, ध्यान देना, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। सर मुझे ऑल्टरनेटिव का मतलब नहीं पता। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि जो मैं रिसोर्स लगा रहा हूं वो पेन बनाने में ज्यादा लगाऊं या गन्स बनाने में ज्यादा लगाऊं, तो हम बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखो हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेरे साथ भी है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि यार रिसोर्स कम है, वांट्स बहुत ज्यादा है, अब जो रिसोर्स है उसको ऑल्टरनेटिव, यार यहाँ लगाऊं ये पैसा, या यहाँ लगाऊं ये टाइम, यहाँ लगाऊं या वहां लगाऊं, लाइक दिस। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट करती है। तो उम्मीद करता हूं कि इतने चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल होंगे, देन हम आगे मूव करना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। ये हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस का लास्ट स्लाइड था। आगे चल रहे हैं, ठीक है, यूनिट 1 चल रहा है हमारा, बहुत अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन तभी मिस होगा जब आपने इस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा होगा। चलिए ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बेटा, मुश्किल से 10 मिनट का बचा है। ये जो 1.1 यूनिट चल रहा था हमारा फर्स्ट लेक्चर में, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आज के इसी लेक्चर से आपको एग्जामिनेशन में तकरीबन 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो 4 डेफिनेशन है, ABCD 4 दी गई है, आपको प्लीज इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लर्निंग सेक्शन है। मैं देखो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे पहले जो चला है वो सब सीखने का कॉन्सेप्ट था, आपने सुना भी हो, ठीक है। ये थोड़ा सा लर्निंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो मैंने साइड में मेंशन करा हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन करा है जानबूझ के, कि जब आप लेक्चर देखें तो एक बार ऑन हो जाए दोबारा से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ, फोकस करना है इन पे, जो अभी मैं 4 बता रहा हूँ ABCD करके। देखो अलग अलग, मैंने बोला था इस चैप्टर में से जो पहला क्वेश्चन आता है वो नाम का आता है। अभी तक मैंने आपको 3 नाम से इंट्रोड्यूस करा था, एडम स्मिथ, रॉबिन्स एंड एल्फ्रेड मार्शल। अब कुछ नाम और आएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ का मतलब आप समझते हो। इकोनॉमिक्स में टाइम के साथ तरह तरह की डेफिनेशंस दी गई है। वेल्थ डेफिनेशन जो दी गई है अकॉर्डिंग टू जेबी से, इन्होंने क्या बोला,
ये वेल्थ डेफिनेशन दो लोगों का मिक्सचर है। वेल्थ डेफिनेशन दो अलग अलग लोगों ने दी, एक एडम स्मिथ ने दी जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, और जेबी सेन भी थी। दोनों में बारीकी का फर्क है जो मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना और याद जरूर करना कि सर ने कैसे बताया, तब टिक होगा सही। जेबी सेन ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई है वेल्थ की, इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई है वेल्थ की, ये जेबी सेन ने बोला, ठीक है। अब एडम स्मिथ ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ। देखो जेबी सेन की स्टेटमेंट में स्टडी आ रहा है कि पढ़ाई है, और एडम स्मिथ की स्टेटमेंट में आ रहा है कि भैया डील ही करता है वेल्थ के साथ, पढ़ाई वढ़ाई ना है, डील ही है सीधा, समझो। क्लैरिफिकेशन मिला आपको। जेबी से सेज कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है वेल्थ की, और एडम स्मिथ ने बोला ये डील्स है, तो डील्स आया तो एडम स्मिथ लगेगा, ठीक है। ये बस इतनी सी बात बोली, ये वेल्थ डेफिनेशन गिवन करी जेबी से और एडम स्मिथ, और दोनों का क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। अकॉर्डिंग टू, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। हम जैसे लोग, आप, हम, एक इकोनॉमिक मैन होता है, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई तेरे पे? 4 करोड़ की। अबे चल, पैसे से कैलकुलेशन हो रहा है इकोनॉमिकली, तो मैन इज इकोनॉमिक। मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है अगर मेरे पास पैसा नहीं है। आप में अब हो, अरे शाहरुख खान को कोई नहीं पूछे अगर उस पे पैसा ना हो यार, है ना, समझो मेरी बात को। तो मैन की जो पहचान बन रही है वो इकोनॉमिक मैन है, वो क्योंकि पैसा है तो इकोनॉमिक पैसा। तो ये बात एडम स्मिथ ने बोली। एडम स्मिथ ने बोला मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। यहां से क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये भी एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये था वेल्थ डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, जहां पे स्टडी जेबी से बोलता है, डील्स एडम स्मिथ बोलता है, इकोनॉमिक मैन एडम स्मिथ बोलता है। वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल। सर ये तो वहां पर भी आया था ना नॉर्मेटिव में। हाँ भाई, तो अवेयर रही हो, नॉर्मेटिव में भी आया था एल्फ्रेड मार्शल, और मैंने वहां पर बोला था एल्फ्रेड मार्शल बहुत चलेगा भी आगे बुक में, तो ध्यान से रहना है। वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ के हम वेलफेयर करते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन बस इतना ही है, वेलफेयर होता है। आप ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन सीखेंगे क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो यही है वेलफेयर, और क्या है। ये डेफिनेशन गिवन है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और यहां पर फिर एल्फ्रेड मार्शल की एक बुक का नाम आता है, ध्यान से सुनिएगा। फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सर अभी वो एडम स्मिथ वाली वो पढ़ा दी ना बेटा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर वाली 1776 वाली, अब ये वाली पढ़ो नहीं, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसका दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन 1890, 1890। अब आप मेरे को जरा ध्यान से सुनिए। कई बार बच्चा बोलता है सर जी मॉड्यूल में तो 1870 लिखा हुआ है, 1870। मेरे को सुन लो ध्यान से, आप हो सीएमए के अंदर, सीएमए के मॉड्यूल पे बहुत सारे मिसप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे करेक्शन के साथ, ठीक है। अगर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, आप ये नोट्स बनाएंगे और सीधा बैक एक्सरसाइज लगाएंगे और वहां से निकल लेंगे, काम खत्म। मॉड्यूल में आगे क्या वो सब मैं छोटा यहाँ पे कर रहा हूँ लेक्चर, वहां तो भर के लिखा हुआ है और मिसप्रिंट भी लिखा हुआ है, तो एक्चुअल डेट 1890 ही है, कोई मिसमैच नहीं करेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉलो इट। गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, he wrote a famous book Principles of Economics और Political Economy, सेम नेम होता है, 1890 1890 में इन्होंने लिखी। दो डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है, वेल्थ जेबी से एडम स्मिथ, इकोनॉमिक मैन एडम स्मिथ, एंड वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, एंड बुक का नाम आ गया 1890। चलिए सी पे चलते हैं, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, 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 कमी। कोविड आया था, सैनिटाइजर की कमी हो गई थी क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। कोविड आया था, सैनिटाइजर की कमी हो गई थी क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्कैर्सिटी। तो ये डेफिनेशन दी है एल रॉबिन्स ने। तो स्कैर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय एल रॉबिन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी? कमी, जैसे कि कोविड का एग्जांपल है। He wrote a famous book, an essay on the nature and science economics, 1932। इसकी बुक का नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैंने कहा था ना ये चार डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछता है चीजें। He wrote a famous book, an essay on the nature and significance of economic science, 1982। एडम स्मिथ की बुक 1776, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, एसे वाली बुक 1932। थोड़ा सा याद करने पे फोकस रखना पड़ेगा, 4-5 ही ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेशन, ग्रोथ होना, ग्रोथ डेफिनेशन। इट इज प्रोवाइडेड बाय जेएम केन्स एंड प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन। पूरा नाम है इनका प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन। ग्रोथ डेफिनेशन कंबाइंडली जेएम केन्स ने दी है और प्रोफेसर ए सैम्यूल्सन ने दी है। और ये डेफिनेशन जो है, इसकी बुक जो है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस
1948। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948, 32। बाकी पीछे का तुम्हें याद है, ये चारों डेफिनेशंस को आपको याद करेंगे, मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लास्ट टॉपिक बच रहा है, मूव करते हैं, लेक्चर को क्लोज कर देंगे। फिर ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव। सर आपने डिडक्टिव के नीचे पहले ही लिख दिया जनरल टू पर्टिकुलर, तो ये क्वेश्चन यहीं से आता है, तो मैं पहले ऊपर दिखा रहा हूं क्योंकि ऊपर का देखा बच्चे के दिमाग में रहता है, वो अपना टिक करेगा, मार्क्स लिखेगा। जनरल टू पर्टिकुलर, और ऐसे याद कराता हूं मैं, इंडिडक्टिव का मतलब होता है कि इंडिविजुअल मेरा है, मेरा पर्टिकुलर कुछ नियम है, वो जनरल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताता हूं, मेरे खुद के कुछ नियम्स होते हैं कि वो दुनिया से हट गए हैं। 90% लोगों को बताऊंगा मेरा है भाई, मैं खुश हूं, मेरा ठीक है। ठीक है, तो जनरल टू पर्टिकुलर, जो जनरली पहले से चलते आ रहे हैं नियम पुराने, क्या नियम चलते आ रहे हैं जनरली पुराने, कि भैया प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, पुराना चलता आ रहा है। जनरल है, आप लोगों की लाइफ में आगे पर्टिकुलर होगा, जनरल था पहले से पर्टिकुलर, इट इज अ डिडक्टिव। ये पुरानी प्रथाएं हैं, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलो डिडक्टिव। डिडक्टिव में ये होता है कि जो पुरानी चीजें चलती ही आ रही है जनरली, वही आपकी लाइफ में पर्टिकुलर हो जाती है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इस मेथड के अंदर जो पहले से चीजें हैं वही ऑब्जर्वेशन में है, और इंडिडक्टिव अभी मॉडर्न चीजें आ रही है। अब मैं कैसे मान लूं कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगा, मेरे को कोई डेटा दो रे, ऐसा होता भी है क्या? थोड़ा समझना ध्यान से, नहीं भी समझ में आया 2-3 जगह बता रहा हूं, एमसीक्यू सही हो जाएगा बेटा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मतलब लॉजिक समझ आए। अरे भैया हमने इको की बुक में पढ़ा प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, अरे सर पर क्यों मान लूं मैं आपकी बात? बेटा ऐसा ही होता आ रहा है, तो जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव। क्यों मान लूं मेरी बात? ये ले पिछले 20 साल का डाटा पकड़ इंडिया का, देख जब जब रेट कम हुआ डिमांड बढ़ा है। अरे हाँ सर, तो सही प्रूव कर, स्टैटिकल डेटा से मैंने प्रूव करा, ये मेरे पास, ये ऐसे कोई टीचर नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा ले डाटा ले। तो ये हुआ हमारा, मेरा खुद का था डाटा, मेरे पे पड़े हुए थे, पर्टिकुलर था, जनरल कर दिया मैंने, लो देख लो भाई साहब, मेरे अपना डाटा था, लो देख लो, है ना। तो इन दिस मेथड द लॉ और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल असम्पशंस। पहले की जो असम्पशंस थी कि हाँ ऐसा होता आ रहा है, पुरानी थ्योरी है। इन डिडक्टिव में इन दिस मेथड जो होता है वो स्टैटिकल डेटा, हम प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई डेटा है हमारे पास, प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। ये पुरानी प्रथाएं हैं, डिडक्टिव पहले से चलता आ रहा है, जो नियम है कि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो यूटिलिटी कम होगा, ज्यादा कंजम्पशन करने से यूटिलिटी कम होगा, ये सब 12th में पढ़कर आते हैं हम लोग। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलोड, जो पुराने वाले हैं वो फॉलोड करते हैं डिडक्टिव को। डिडक्टिव में क्या होता है बेटा, यहां देख ले, जनरल टू पर्टिकुलर, जो पहले से चीजें जनरल है वो पर्टिकुलर हो जाती है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आजकल के मॉडर्न बच्चे, नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ, नहीं सर प्रूफ, ले भाई फिर डेटा ले, तो इनडिडक्टिव। तो मेरा पर्टिकुलर टू जनरल, यहां ध्यान देना, पर्टिकुलर टू जनरल इनडिडक्टिव में होता है। इनडिडक्टिव मतलब मेरा इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलर का जनरल कर दिया। एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ज्यादा कंजम्पशन यूटिलिटी कम, पुरानी फंडामेंटल असम्पशन है, हमने लिख रखी है बुक के अंदर, पर डेटा लाओ तो फिर यहां पर आ जाएंगे हम, है ना। कंज्यूमर सरप्लस, पॉपुलेशन थ्योरी डेटा के बेसिस पे जज होगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ डेटा के बेसिस पे जज होगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल वाला ही है, और मॉडर्न और इकोनॉमिक्स, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाला मेन सेक्शन है। चलिए बेटा, मॉड्यूल 1 चल रहा है, मॉड्यूल 1 का यूनिट 1.1 1.1 पूरा शट डाउन हो गया है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 1.2 से मिलेंगे, चल लेकिन मॉड्यूल 1 ही रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, जब ये पूरा यूनिट मॉड्यूल 1 जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको इसके चैप्टर के एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से नोट्स बनाएं, और इसकी ही पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ पूरी एज इट इज आपके फोन पे अपलोड हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से स्टडी करें।